हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषाएं और लोकतंत्र के रूपों के बारे में पढ़ा था। तो लोकतंत्र के विविध रूपों में अपन ने राजनीतिक लोकतंत्र की बात, राजनीतिक लोकतंत्र क्या है इसका अर्थ समझा था और राजनीतिक लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का स्वरूप यानी संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के विविध रूपों में राजनीतिक लोकतंत्र की जो विशेषता है, उनके जो लक्षण है, उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी राजनीतिक लोकतंत्र में क्या क्या होता है। पहली बात देखो, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। प्रमुख बात यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र में उदारवादी संविधानवाद, उदारवादी संविधानवाद का मतलब होता है, उदारवाद का मतलब होता है जन कल्याण के लिए जो उपयुक्त विचार है, जन कल्याण, भलाई, स्वतंत्रता, समानता, सबको समान अधिकार, ऐसी जो बातें आती ना, उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। संविधानवाद का मतलब है यहाँ सब कुछ कानून में लिखे गए उपबंधों के अनुसार ही होता है, यानी संविधान के अनुसार। संविधानवाद का मतलब होता है संविधान के अनुसार। तो राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर जो भी होता है वो सब कुछ संविधान के अनुसार ही होता है, यानी कानून में जो लिखा हुआ है, कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, कानून में सबको समान रूप से समान अधिकार दिए जाते हैं, कानून की नजर में सभी समान है, न किसी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो पहली प्रमुख बात यह है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरी बात, राजनीतिक लोकतंत्र में प्रभुसत्ता का निवास जनता में निहित होता है, यानी इसमें शासन व्यवस्था में क्या होता है, जनता शासक की नियुक्ति करती है, यानी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के पास में होती है। शासक की नियुक्ति करनी हो, शासन करने वाले के ऊपर नियंत्रण रखना हो या शासक को पद से हटाना हो, ये सब कुछ जनता के हाथों में होता है। तो यहाँ प्रभुसत्ता का निवास जनता में निहित होता है। तीसरी बात, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन से है। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है, जनता के अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, वो लोकतांत्रिक राज्य कहलाता है, यानी जनता के पास में अधिकार होता है शासक की नियुक्ति करने का, यानी शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का। तो इसका सैद्धांतिक पक्ष तो है लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन से अभिप्राय यह है कि शासन का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो, यानी संविधान में लिखे गए नियम नीतियों के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। यहाँ कोई भी तानाशाह शासक नहीं बनता है, मन मर्जी से शासन का संचालन नहीं किया जाता है, जनता को अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलते हैं। तो ये हो गया लोकतांत्रिक शासन से। तो सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन से है। ये लोग राजनीतिक लोकतंत्र में ये बातें हमें देखने को मिलती है, यानी इसमें जनता को जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, अवसर की समाप्ति, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सारी इस प्रकार की शासन व्यवस्था में मिलती है। अगला, राजनीतिक लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन है। लोकतांत्रिक मूल्य, यहाँ शब्द आया है व्यक्ति के लिए जो विशेष बातें होती है, जैसे अवसर की समानता है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सभी अवसर की समानता, आजीविका के स्रोत, साधन, उपलब्धि, ये सारे मूल्य है व्यक्ति के लिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन है और राजनीतिक लोकतंत्र एक विकासशील अवधारणा है, यानी इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राष्ट्र राज्य का विकास होता है, विकास की बातें होती है, विकास से संबंधित विचारों की श्रृंखला मिलती है। तो ये तो राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ लक्षण यानी विशेष बातें थी। राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में अगला अपन लोकतंत्र का
जो रूप पढ़ेंगे वो है सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है समाज के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र होता है उसको सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र में समाज में किसी भी वर्ग, समूह, चाहे किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यह सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। यानी जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, वो सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। अब इसमें प्रमुख दो बातें हैं। एक है समाज में किसी भी वर्ग के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं मिले। विशेषाधिकार का मतलब है कि एक समाज के किसी एक वर्ग को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, दूसरे वर्ग को उस अधिकार से वंचित रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कानून की नजर में चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे कहीं का रहने वाले हो, सबको समान समझना चाहिए। किसी को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी से प्रमुख बात है सभी सामाजिक प्रगति के समान अवसर मिले। यानी समाज के सभी सदस्यों को सामाजिक उन्नति, प्रगति, विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक प्रगति के अवसर से वंचित रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए हमारे जैसे संविधान निर्माता संविधान ने भी ऐसी विशेषता की है कि जैसे कानून के समक्ष सभी समान, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, यानी किसी भी प्रकार का जैसे समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 15 और 16 सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायक है। यानी कानून की नजर में सभी समान, समान संरक्षण और किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है। अवसर की समानता, यानी किसी को किसी भी व्यक्ति को अपनी आजीविका के अवसर से वंचित नहीं रखा जा सकता है। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अवसर सबको मिलता है आर्थिक उन्नति के लिए, तो यह भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अगला है अपना आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का संबंध व्यक्ति की अर्थव्यवस्था से है, आर्थिक स्थिति से है, तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है उसको आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन देना, व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, यह भी इसमें आएगा। और आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है वो मार्क्सवादियों ने, समाजवादियों ने दिया था। यानी आर्थिक विषमता का अंत करने की बात कही थी। यानी समाज में मार्क्सवादियों ने कहा था आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में दो वर्ग है, एक तो जो पैसे वाले हैं, जो बुजुर्ग वर्ग, जो अमीर, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जो श्रमिक वगैरह जनसाधारण के लोग हैं। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर दो वर्गों की बात कही थी ना, तो इसमें एक वर्ग संघर्ष की बात भी उन्होंने कही थी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में दो वर्ग बने हुए हैं, एक वर्ग सर्वहारा वर्ग और दूसरा बुजुर्ग वर्ग। बुजुर्ग वर्ग में पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं सर्वहारा यानी जनसाधारण का शोषण करते हैं, जिनकी वजह से समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष पैदा होते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार है मार्क्सवादियों ने दिया था, और अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है उसको आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। इसमें आर्थिक विषमता का अंत करने की बात की थी। व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। और अमीरों और गरीबों के बीच में जो विषमताएं, गहरी खाइयां बन रही है, उनका कुछ कमी की जाए, इस असमानता को कुछ कम करने की बात भी मार्क्सवादियों ने कहा था। इसलिए उन्होंने पूंजीपतियों पर कर की वकालत की थी। यानी पूंजीपतियों पर टैक्स लगा करके वो गरीबों के जन कल्याण में लगना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की थी। ये तो हो गया आर्थिक लोकतंत्र की। अब है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का एक व्यवहारिक रूप है। यानी अपने जो लोकतंत्र पढ़े थे ना, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, इन सब का व्यवहारिक रूप ही नैतिक लोकतंत्र है। नैतिक लोकतंत्र का मतलब है व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित भाव से अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। जैसे नैतिकता की जब बातें करेंगे तो इसमें आध्यात्मिक बातें, धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को ऊपर विशेष ध्यान देते हुए आचरण करना चाहिए। तो सभी लोकतंत्र के जितने भी जो प्रकार है उनका आधार है नैतिक लोकतंत्र। इसमें लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसमें मानव मूल्यों को समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। यानी नैतिक लोकतंत्र है वो मानव मूल्यों के लिए
समाज के लिए और शासन के लिए जरूरी है। यानी व्यक्ति नैतिकता से हटकर के आचरण करेगा तो वो समाज के लिए ठीक नहीं है, राज्य के लिए ठीक नहीं है। यानी ऐसे राज्य में अपन शांति की कामना नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापना करने की कल्पना नहीं कर सकते। तो नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित भाव से आचरण किया जाता है। आध्यात्मिक बातों, धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों, अपने धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन का निर्वहन किया जाता है। ये सारी बातें इसमें आएगी नैतिक लोकतंत्र में। अब इस नैतिक लोकतंत्र में प्रमुख बातें देखो क्या क्या, इनके लक्षण क्या क्या है। नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करता है। नैतिक लोकतंत्र नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक शब्द यहाँ जैसे मानव मूल्य के लिए है, मानव जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, जैसे सत्य, दया, सहानुभूति, समानता, स्वतंत्रता, अहिंसा, ये सभी मानव मूल्य है। इनमें सब क्या किया जाता है, इन सब में विश्वास किया जाता है। और नैतिक लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा है तो वह न्याय होगा। ये अपन ने न्याय वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, भाईचारे की भावना भी जरूरी है, विश्व बंधुत्व की भावना जरूरी है। और नैतिक लोकतंत्र का अगला लक्षण है व्यक्ति की गरिमा में विश्वास किया जाता है। यानी व्यक्ति को अपना औचित्य, सर्वांगीण विकास करने का अवसर दिया जाता है, उनकी गरिमा में विश्वास किया जाता है। व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित भाव से आचरण व्यवहार करता है। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र के विविध रूप, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र, ये विविध रूपों को इस ढंग से परिभाषित किया। इसमें ये प्रमुख लक्षण थे। और अगला अपना जो चैप्टर है लोकतंत्र के विविध सिद्धांत और दृष्टिकोण, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।